ज़मीन मकान जो होता है ना, सबसे पहले इस बात को आप समझ लें, कोई भी ज़मीन और मकान की अगर हम बात करेंगे तो वो आपके मन से, आपका जो मकान है, आपका परिवार अगर मान लेते हैं कहीं दान में दे दिया तभी वो दान में जा सकता है। कोई भी मौखिक तौर पर जो है अगर आप दिए हैं तो उसका तो मान्यता नहीं है, आप कभी भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। मौखिक तौर पर दिया गया जो दान है उसका तो कोई मान्यता नहीं होगा, लेकिन अगर दान पत्र बन चुका है, वो भी रजिस्टर्ड दान पत्र बना हुआ है, वो उसका जो है आसानी से नकल निकाला जा सकता है। तो जब आपने दान पत्र बनवा दिया तब, या आपके पूर्वज के द्वारा दे दिया गया, तब उस पर अगर आप दावा करेंगे तो ये दावा गलत साबित हो सकता है। यानी इस तरह का दावा का कोई मतलब ही नहीं बन सकता है, इस बात को आप समझ लें। तो यहाँ भी ऐसा ही है और ये समस्या भी इससे संबंधित ही है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर, ये जो समस्या है उसको लेकर, ये कह रहे सर प्लीज़ हेल्प मी, मैं कहाँ जाऊँ। 80 साल पहले एक मकान था जो मस्जिद का नेम जो है नहीं था, जिसका मकान था वो ऐसे ही बोलकर मस्जिद यहाँ पर के नाम जो है कर दिया था। अब मस्जिद वाले मकान को खाली करने के लिए बोल रहे हैं। देखें, सीधी सी बात है कि 80 साल पहले मकान अगर तो था, मस्जिद के नेम नहीं था, जिसका मकान था वो ऐसे बोलकर जो है मस्जिद कर दिया गया था। देखें, अगर कोई कागजात नहीं है और आपको लगता है कि ये मकान ये आपकी है, सबसे पहले 80 साल पहले भी तो आपका होना चाहिए और ये प्रूफ आपके पास, ये कागजात आपके पास होना चाहिए कि 80 साल पहले की बात है। तो अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पर बात करूँगा कानूनी अधिकार का। कानूनी अधिकार ये कहता है कि अगर कोई भी दान पत्र हो, मस्जिद में हो, मंदिर में हो, गुरुद्वारे में हो, जहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है, अगर वो दान जो है दिया गया है उसके कोई भी ऐसे कागजात, पुराने से पुराने कागजात अगर मौजूद हैं और उसमें अगर कोई मालिक जो है और है और उन्होंने वो संपत्ति को दान नहीं किया है, कोई मौखिक कर दिया है, तो उसका मान्यता नहीं होगा। वो संपत्ति कभी भी आप कानूनी तरीके से वापस प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि इस पर आपका कानूनी अधिकार है और इस अधिकार से आप वंचित नहीं रह सकते हैं। अगला सवाल है सर, मेरे परदादा के नाम से जमीन अपने पापा के नाम से कराना है, कैसे होगा? परदादा, एक मेरे दादा, एक मेरे पापा, ओनली वन। देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने जो कही कि परदादा जो हैं वो एक हैं, मतलब दादा भी जो हैं वो भी एक हैं। देखें, ये साफ साफ इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, परदादा के एक ही बेटे हैं, वो दादा हैं। दूसरा रहते तो ये और भी छोटे दादा होते, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन अब यहाँ पर दादा जो हैं उनका भी एक ही बेटा है, वो आप कह सकते हैं वो पापा है, वो भी एक ही है। अब ये संपत्ति कराना चाहते हैं पापा के नाम पर, ठीक है, और अभी ये संपत्ति जो है परदादा के नाम पर है। इसमें आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको एक वंशावली जो है वो बना लेना है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप ग्राम पंचायत या आपका अंचल स्तर का जो कार्यालय है वहाँ से पता कर सकते हैं। वंशावली जो है उससे क्या होगा, ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं इससे ये स्पष्ट होगा कि परदादा के भी एक ही बच्चे हैं और दादा के भी एक ही बच्चे हैं। और ये बनाना यह स्पष्ट होता है कि आप किसी प्रकार का कोई जालसाजी नहीं कर रहे हैं, और अगर करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये बनाने के बाद जो है आपको एक, आपके जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर किसी निजी अमीन से संपर्क कर लें। अगर हो सकता है कि इसमें आपके साथ कोई त्रुटि हो जाए, उनसे आप जो है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर मान लेते हैं वहाँ 1000 के स्टाम्प पर का मान्यता दिया गया, या हो सकता है 5000 के स्टाम्प का मान्यता दिया गया, तो आप उस पर क्या करेंगे, अपने पूर्वज की सारी संपत्ति मेंशन करेंगे।
अपने जिनके नाम ट्रांसफ़र करना उनका नाम मेंशन होगा, साथ में कुछ गवाह का नाम दर्ज होगा, फिर और अमीन का एक रिपोर्ट लगा देंगे और साथ में उसको आप क्या करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे वंशावली के साथ, और फिर आपका जो पिता का नाम है वो राजस्व रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज हो जाएगा, यानी आपका प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। सवाल है, ये कह रहे हैं कि महोदय जी मेरा एक दोस्त है, वो गरीब परिवार से है, उसके माता पिता और 3 भाई हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनका जमीन 50 डिसमिल से ज़्यादा है। लॉकडाउन के पहले आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था तो पैसे की ज़रूरत था तो लिया था, फिर पैसा वापस करने की बात आया तो पैसा देने गया था तो नहीं लिया, बोला 1 लाख दिया था, वापस करने गए तो 3% लगेगा करके जो है डराया गया, फिर बोला कि मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, मुझे ज़मीन दीजिए, और फिर ज़मीन का कागज़ बनवाया, साइन करवा लिया, फिर 57,000 दिया, उसमें ज़्यादा कीमत है ना, उससे ज़्यादा कीमत की नहीं है ज़मीन करके यहाँ पर बैठा के ले गया और अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया एक LIC एजेंट ने, तो उस पर कौन सा केस दर्ज होगा? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि सारा कार्य कर देने के बाद आप कहेंगे कि उस पर केस कौन सा दर्ज होगा। अब देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बैठा कर ले गया, ये आपको पता है, और आपके साथ रजिस्ट्री आपका हो गया और ये आपको पता नहीं चला, ये कतई संभव नहीं है। कोर्ट में आपकी बातों को आसानी से झूठा साबित कर दिया जाएगा। आपको रजिस्ट्री के समय रजिस्ट्रार के पास पूछा जाता है आपको पूरे पैसे मिले नहीं मिले। रजिस्ट्री पर आपको जो आपने अगर कर दिया है ना, और वो रजिस्ट्री सही है, आपको करने का अधिकार था, तो फिर वो रजिस्ट्री हो चुका है। अब आपकी दावेदारी जो है वो झूठी साबित हो सकती है। जाने का तो मान लेते हैं आप उसके ऊपर कोई भी केस दर्ज करा दें, लेकिन अब उसके पास ये क्या, अब वो तो आपकी ज़मीन को लिखवा लिया, तो इसलिए अब यहाँ पर जो है आप उसके साथ फिलहाल, अगर आपके साथ जालसाजी किया होता तो जालसाजी का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि फर्जी रजिस्ट्री करवाया या धोखा दिया, पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं दिया तो उस व्यक्ति को ज़मीन की रजिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप किए हैं तो ये त्रुटि, ये आप गलती आपकी है। ये जो धोखा आपके साथ हुआ, ये धोखा आपके साथ जो है बिना पैसे लेकर जो है अगर आपने कर दिया तो होना ही है, और इसमें अपने आप को सही साबित करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगला सवाल है, खतियान में 2 का नाम है, बकब्जे में 1 का हिस्सा कम हो तो कैसे बंटवारा होगा? क्यों नहीं होगा बंटवारा? जो है मान लेते हैं, अगर वो सबसे पहले तो क्या करें, एक अमीन को रख लें जो ज़मीन की नापी करता है, और आपका जो खतियान है, खतियान में जितनी ज़मीन है उसकी नापी करा लें। थोड़ा खर्च लगेगा। पूरी ज़मीन की नापी अगर हो जाएगी तो एक कागजात तैयार करवा लेंगे। उस कागजात में आपके पास कितना है वर्तमान में, उनके पास कितना है, उसका आधा आधा आपको कर लेना है। उनके पास जितना है वो अपना दस्तावेज में दर्ज कराएंगे, और आपके पास जितना है वो आप अपने दस्तावेज में जो है वो दर्ज करवाएंगे। अगला जो सवाल है, सन 1954 में खतियान में 7 डिसमिल ज़मीन है, नक्शा में 3 डिसमिल ज़मीन है। 2 भाई अपनी पत्नी के नाम से ज्वाइंट केबाला 5 डिसमिल ज़मीन खरीद किया, पुनः अपने ससुर को 5 डिसमिल केबाला ज़मीन दोनों मिलकर बेच दिया। पुनः पहले छोटी जो है बहू 2.5 डिसमिल ज़मीन जो है सुधार में केबाला लेकर दखल कब्ज आ गई। पुनः कुछ दिन बाद जो है बड़ी बहू 2.5 डिसमिल ज़मीन केबाला लिया, एक हिस्से में बिहार सरकार की ज़मीन दखल में मिला। अब क्या हो सकता है? देखें, यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समझने वाली बात है, जो भी होगा वो पुराना खतियान में जो है, और पुराना अगर नक्शा है, ठीक है, पुराना जो नक्शा है
उससे मान लेते खतियान जैसे आप कह रहे उपलब्ध नहीं है, ठीक है, पुराना नक्शा तो उपलब्ध होगा, उससे आप क्या करेंगे, जमीन का नापी करवा लेंगे। नापी करवाने के बाद देखेंगे कि उसमें क्या 7 डिसमिल जमीन है। अगर ऐसा है तो नक्शा में सुधार संभव है, सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करके सुधार करवा सकते हैं और कोई फिर बाद में आपको रोकेगा नहीं। तो इसीलिए मान लेते ठीक है केवल आपका 5 डिसमिल का है, सब कोई 5 डिसमिल खरीद लिया, जो खतियान में था उस हिसाब से खरीद लिया, तो नक्शा अगर 3 डिसमिल का ही है, जमीन छोटा है, तो उसमें 5 डिसमिल को कैसे ले सकता है। तो इसीलिए पहले देख ले पुराना नक्शा क्या कहता है। तो पुराना नक्शा में भी अगर 3 डिसमिल ही होगा तब फिर ये इस खतियान में सुधार होगा जो नया खतियान बना है। अगर पुराना नक्शा में 7 डिसमिल जमीन होगा तब फिर इस नक्शे में सुधार होगा जो नया नक्शा बना है, ठीक है। इसलिए कि जो भी बना पुराना नक्शा के अनुसार ही बनाया गया है, तो उसमें जो रहेगा वही यहाँ मान्य होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।